ठीक है तो? हाँ सर, अब बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, ठीक होना ज्यादा जरूरी। तो आज जो हमारा है, आज हम लोग दो फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। एक फंक्शन होगा लॉगरिथमिक फंक्शन, एक होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी आज से हम लोग एक दूसरे लेकिन ट्रिग्नोमेट्री वाले जब चैप्टर में जाएंगे तो उस समय हम लोग उसको डिटेल में स्टडी। अभी ट्रिग्नोमेट्री वाला केवल मेमोरी प्लॉट में डालेंगे, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज द ग्राफ ऑफ sin x, cos x, tan x, cot x, sec x एंड cosec x। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बस बीच में कभी कभी वीडियो ऑफ हो जाएगा, कभी कभी ऑडियो ऑफ हो जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि बीच में मेरा जोर जोर से छींकने का मन कर रहा है, ठीक है? तो उसको अदरवाइज नहीं ले। डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके? तबीयत ठीक नहीं है तो ऑब्वियस है, या तो क्लास बंद कर दे। क्लास बंद करने से कोई फायदा नहीं है। 1 घंटे 20 मिनट में चलो 45 मिनट इफेक्टिव निकल के आएगा, आएगा तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पहले से नाम सुनेंगे। आई डोंट थिंक सो कि हम लोग पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। तो साइन का स्पेलिंग क्या होता है सब लोग जानते हैं, ऐसा ही नहीं। साइन कहते हैं, कोसाइन कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, कोटेंजेंट कहते हैं, सीकेंट। अभी देखो, अभी छापना मत शुरू करो, सीकेंट एंड इन सब के साथ खासियत क्या होती है कि दीज आर द ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर, अभी ये बोले बिल्कुल गलत बात है, इतने कम लोग वीडियो ऑन करोगे तो फिर मैं मेरा मन लगेगा है? अगर किसी का है कि साइन क्या होता है? ये तो हमें नहीं पता, ये तो तुम बताओ। अरे ये देखता है, ये किसी दिन तेरे सर पे पीट दूंगा। रुक तो जाए यार, थोड़ा सा शांति ठंडक है। मैंने कब एक चीज मुझे बता, एक चीज मुझे बता, कभी मैं छोड़ के भागता हूँ? थोड़ा ठंडक रख ले ना। थोड़ा सा क्या साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, मुझे क्या पता? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन। फिर समझो बात को, इसमें जो इस चक्कर में क्या होगा ना, इंपॉर्टेंट बातें निकल जाएंगी। कभी भी क्वेश्चन के अगर मैं अमेरिका की बात में, टोक्यो में क्या होगा सर, बताइए जल्दी। मुझे क्या पता टोक्यो में क्या होगा, अभी अमेरिका में पहले घूम लेना यार। तो ये इसको साइन पूरा लिखा जाता है ऐसा ही, ऐसा ही। अब ये, अरे भाई मेरा ऑडियो मुझे को रिपीट करना, मैं दो हूँ, अकेला हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन का ये है, फ्रेमिंग इस तरीके का है, इस तरीके के हम सोचेंगे इसमें। प्लीज ऑडियो बंद कर लो, ऑडियो बंद कर, वन से ऑडियो 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 के ध्यान दो। तब भूल गया, कितनी अच्छी बात बताने वाला, दिमाग से ही निकल भूल गया। अच्छा चलो याद है, साइन एक ऑपरेटर, ये क्या करता है, किसी एंगल पे ऑपरेट, ठीक है? साइन का अपना कोई मतलब नहीं। साइन जब किसी एंगल के साथ लगेगा तभी जाके उसका वैल्यू होगा। लोग कहते हैं ना साइन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बिल्कुल ही गलत। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन के साथ जब तक एंगल नहीं है तब तक वो साइन है, वो मुर्दा पड़ा रहता है, ठीक है? जैसे कोरोना वायरस जब तक बाहर है तब तक कोई काम नहीं करता, जैसे उसको एक बॉडी मिला बस पैरासाइट बन के खोखला कर देता। उसी तरह साइन अकेले जो है वो डेड है,
लेकिन साइन पे अगर हम एंगल ऑपरेट करें, यानी किसी एंगल पे साइन ऑपरेट, यदि एंगल तो ऐसा होता है भाई, जानते हो ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कितनी बार बनाया होगा, बहुत बार बनाया होगा। तो जैसे साइन इस एंगल पे लगेगा, इसका मतलब ही बदल जाएगा। तो साइन को बेसिकली जो हम लोगों ने शुरू किया था, जो हम पहली बार पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तो हम सब लोग यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। हम सब लोग समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाते हैं तो उस बनाने के चक्कर में क्या होता है कि साइन एक रेशियो है। साइन अगर किसी एंगल पे लगेगा तो वो हमें एक रेशियो देगा। अब वो जो रेशियो होगा वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। यानी अगर राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो उसके 6 पार्ट्स, हाउ मेनी पार्ट्स इट है? 6 पार्ट। मतलब सॉरी, 6 पार्ट कहाँ से बोल रहा हूँ, 6 पार्ट बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। 3 एंगल्स और 3 साइड्स। यानी अगर हम साइड्स देखें तो उसमें 3 साइड्स है। इनके जो कॉम्बिनेशन रेशियो के बन सकते हैं वो क्या क्या बन सकता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसका उल्टा भी बन सकता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस और हाइपोटेनस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये रेशियोज बनते हैं। तो ये जो 6 रेशियोज बने, इस 6 रेशियोज के अकॉर्डिंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को लोगों ने डिफाइन किया। अब कहोगे सर जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन किया होगा तो सब तो ऐसे पेज उठाया होगा, ऐसे लिख दिया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होता है वो बहुत ही जनरल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं। किसी को मान लो, सपोज करो, एक बहुत फनी सा एग्जांपल लेते हैं। सामने वाले की बिल्डिंग की हाइट नापी और सामने वाले से झगड़ा हो चुका है, यानी उसके बिल्डिंग में हम एंट्री नहीं कर सकते, बट ठीक है, जाते ही वो उसने 2-4-3 पालतू कुत्ते छोड़ देने हैं हमारे पीछे, मतलब हम उसके पास पहुंच ही नहीं सकते। और हम अपने बालकनी में बैठे बैठे सोचते हैं इसकी हाइट मेजर करें, इसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी। अब मन में खुरापात जग गया। अब हमने क्या किया, एक प्लानोमीटर बनाया। ठीक है, प्लानोमीटर क्या होता है? एक टेलीस्कोप टाइप का होता है और वो यहाँ पे एंगल मेजर करता है। जैसे घुमाओगे ना, उसके टॉप पे लेके गया, ये एंगल मिल गया, और उसके घर तो नहीं जा सकते, लेकिन उसके घर से अपने घर का डिस्टेंस तो मेजर कर ही सकते हैं ना। उसके घर नहीं जाना है ना, उसके घर से अपने घर तक के डिस्टेंस मेजर। भाई गेट से, गेट के अंदर कुत्ते छोड़ेगा ना, बाहर थोड़े छोड़ेगा। तो हमने क्या किया कि वहां से उसके घर से अपने घर का डिस्टेंस मेजर कर लिया, और प्लानोमीटर लगा के उसके टॉप का एंगल देख लिया और tan थीटा लगा दिए, हाइट निकल गया। कहोगे ये तो सर सिंपल सी बात है, लेकिन यही चीज अगर मैं कहूँ जहां पे तुम्हें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, सपोज करो माउंट एवरेस्ट की हाइट निकाल, जा सकते हो, चले जाओ, कोई नहीं रोकेगा। बल्कि अगर जाओगे, तुम्हारे पेपर में मोटा मोटा नाम छपेगा बड़ा बड़ा अक्षर में कि मानस मेहता एवरेस्ट को क्लाइम करे। अब जब ये एवरेस्ट पे पहुंचा तो वहां से हाइट मेजर करने की सोचा। अब इसके पास एक है, एक ड्रिलिंग मशीन लेके गया और वहां पे क्रेस्ट से ड्रिल करना शुरू किया और उसमें रोक डाला, रोक बाहर निकल, ऐसे मेजर होगा? ऑब्वियस है नहीं होगा, ये कोई तरीका है? तब लोगों ने क्या किया कि उन्होंने माउंटेन बहुत बड़े, ऐसे थोड़े है, माउंट एवरेस्ट ऐसे थोड़े कि खंभा की तरह खड़ी है, जस्ट लाइक, मतलब एक पोल है ऐसा तो है नहीं, पोल पे तो नहीं चढ़ना है। ओके, तो वो तो कहाँ से शुरू होता है? कश्मीर से शुरू होता है, पता नहीं कहाँ तक जाता है, मुझे ज्यादा ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं है, नेपाल वेपाल तक जाता है भैया। तो ये तो पूरा है। और अगर माउंट एवरेस्ट को हम देखेंगे भी तो ऐसे थोड़े देखेंगे नीचे से, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं देखेंगे। तो उसमें क्या करता है, एक डिस्टेंस लेता है, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लेता है कि इसका रेडियस ये है, उसका क्रेस्ट वहां है, तो उसके सामने जब नीचे की तरफ जाएंगे तो उसने फिर से क्या किया, एक एंगल बनाया, नीचे का डिस्टेंस मेजर किया और अननोन हाइट्स को निकाल दिया। लेकिन कभी कभी स्टार्स की अगर बात, तो जनरली लोग कहते हैं कि स्टार्स जो है ना वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ऐसे लोग कहते हैं, मैंने कहते, हबल साहब थे, उन्होंने कहा था, मेरा ना काम नहीं।
तो हम इतना ज्योग्राफी हिस्ट्री में नहीं जाए। अब क्या हुआ, मेरे को किसी ने ये बताया, तो मेरे दिमाग में एक खुरापात है। उस समय गांव में रहता था, देयर इज लेस पॉल्यूशन। मैं रोज रात को देखता था, मुझे सब स्टार अपनी जगह पे दिखाई देते थे। दूसरे दिन भी देखा, वहां भी कुछ हलचल नहीं दिखाई दिया। तब प्लेन दिखाई देता था, वो जा रहा था तो वो दिखता था, लेकिन स्टार्स में कोई हलचल नहीं दिखाई देता था। आप लोगों को हो सकता है दिखेगा। और जो स्टार हलचल करता करता हुआ दिखाई देता था, लगता था कि स्टार है, वो कुछ और होता था। वो बेचारा क्या होता था, सब आप लोग समझते होंगे उसको क्या कहते थे। वो कोई बॉडी होता था जो फ्रिक्शन के चलते जल जल रहा होता था, और एस्टेरॉयड। उसको हम देख लेते थे। हम उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम काम की बात करते हैं। नो 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 नो, दिस इज द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज नॉट द क्लास ऑफ ब्ला 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 जनरल साइंस का। बस एक चीज जानना है कि ये चीज है क्या। अब क्या हुआ, अच्छा ये हम लोग नहीं काम कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने एक गलती करी कि अपनी आंखों पे ज्यादा भरोसा किया। कभी कभी आंख का देखा हो। अब क्या किया लोगों ने, क्या किया, जिनके पास एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, उन्होंने एक टेलीस्कोप एक स्टार को लोकेट किया। उसके टेलीस्कोप से उसकी पोजीशन फिक्स कर, और उसको रोज देखे, उनको 1 साल तक देखा। तो देखा कि उसका एंगुलर पोजीशन चेंज हो। अब स्टार को मार्क किया, स्टार के लोकेशन को मार्क। अब अभी मान लो सन को मुझे देखना है, नेकेड ऐसे देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, वैसे टेलीस्कोप से देखेंगे। तो उसको मार्क किया और उसका देखा कि वो कितना मूव कर रहा है। तो इसके केस में हमने किसको यूज किया, इसमें हम साइन एंगल को यूज किया। तो ये जो आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप देखते हो ना, दीज रेशियोज आर क्रिएटेड डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पर्पस। ओके, कुछ नेविगेशन में यूज होता था। जैसे मान लो समुद्र में कोई चला गया, किनारा कितना दूर है इसको पता लगाना है। किसी को वैसे ही शौक चढ़ा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट मेजर करूं, ऐसे अननोन डिस्टेंसेस और अननोन हाइट मेजर। पैसिफिक ओशन कितना चौड़ा है, कितनी विड्थ है, कहाँ से कहाँ तक है। तो पैसिफिक ओशन में तो ना तो ध्रुव गया ना मैं गया, दोनों एक एक रस्सी पकड़ के नाप रहे हैं। ऐसा तो किसी ने किया नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं किया ना बेटा। तो ये सब एक कॉमन चीज है कि ऐसे कुछ किसी ने कहा कि अच्छा चलो कभी सोनार वेव का यूज कर लेते हैं कुछ मेजर करने के लिए। बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग ट्रिग्नोमेट्री इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो इट इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और दूसरी बात, अगर जेई के पर्पज से हम बात करें तो इसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आने शुरू हो गए। हाँ, लेकिन पढ़ने के पर्पज से बात करेंगे, ओ माय गॉड, इतने लंबे लंबे कुछ क्वेश्चन तो 3 पेज में सॉल्व, कुछ क्वेश्चन 4 पेज में सॉल्व होता है। तो वो तब था जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, जब 11th हुआ था, उस समय सब्जेक्टिव आता था। तो अभी हमारा क्या है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट को जानने हैं। इसलिए जानने हैं कि इट हेल्प्स इन स्टडी इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस। यानी जहां देखोगे, अब देखो फंक्शन है, फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्री से क्या मतलब है, ट्रिग्नोमेट्री तो अलग पार्ट है, ये तो कैलकुलस का पार्ट है। तो यहाँ पे इसका क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो ये हो गया साइन। साइन विदाउट एंगल कोई मतलब नहीं होता है, एंगल पे अप्लाई होता है। तो इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, कॉस इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस, टेन इज द रेशियो ऑफ perpendicular and base, cot is the ratio of base and hypotenuse, base and perpendicular, sec is the ratio of hypotenuse and base, and cosec is the ratio of hypotenuse and perpendicular. You all know about it. अब ज्यादा डिस्कशन अगले चैप्टर में करें। उसके साथ कुछ हमारे बेसिक आइडेंटिटीज होते थे, बेसिक रिलेशन होते थे। जैसे हम लोग कहते थे साइन थीटा को और कोसेक थीटा को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो 1 के इक्वल होता था। तो a इंटू बी अगर 1 के इक्वल होता है, देन वी से दैट a एंड b आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यानी साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। उसी तरह cos theta and sec theta are the reciprocal of each other, tan theta and cot theta are reciprocal of each other। और इसके साथ साथ 10th वाला में हमने ये सीखा था कि sin theta और cos theta, इस दोनों का अगर रेशियो ले लें, sin theta upon cos theta, it will be equal to tan theta। ओके,
और अगर मैंने cos थीटा और sin थीटा का रेशियो ले लिया तो इट विल बी इक्वल टू cot थीटा। और उसके बाद कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हमने सीखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट ये जो पार्ट है, इतनी जो डिस्कशन की पार्ट है, वो डिस्कशन का पार्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी जो आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको फटाक से लिख डालिए। तो जितनी बातें अभी मैंने कहा वो सारी बातें तो आपको समझ में आ गया हो, फटाफट लिख लो, तब फिर आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। प्लीज डू इट, लिखो और फिर मुझे बताओ कि सर मैंने ये चीज लिखा। श्रेय लिखना शुरू करो, दिख रहा है मुझे। लिखो, पेन को दुख दो, थोड़ा सा पेन एंड पेपर को दुख दो। ऐसा तो नहीं है कोई असिस्टेंट रखे रहते हो कि लिखेगा, नहीं खुद से लिखो, समझ में तुरंत तुरंत आओ। क्वेश्चन बाद में पूछ लेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लो। यस सर। सर हाँ बोलो सर। सर ये सारी प्रॉपर्टीज लिखनी है इसकी, जितना आपने बताया। ये बेटा 10th की जो बातें सीखी है वो लिखनी है, ये प्रॉपर्टीज नहीं बताए 10th में। 10th वाला खा के पी के आगे बराबर कर दिए क्या? नो सर। तो उसको रखो ना, उसको लिख लो, लिख लो। ओके सर, लिखता हूँ। यस लिख। डन सर। ऐसा थोड़े होता है 10th खत्म तो कंसेप्ट भी खत्म, 11th खत्म, 11th खत्म, 12th खत्म, पूरा खत्म करके तो नहीं आया 10th को, 10th को लेके आना है। ओके, तो ये हमारी कुछ बातें। अब यहाँ पे देखो एक चीज ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे लिख लो फंक्शन, यहाँ पे लिख लो डोमेन, यहाँ पे लिख लो रेंज। किसकी बात किया बेटा? फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। तो पहला फंक्शन हो गया बेटा y इज इक्वल टू साइन एक्स, दूसरा फंक्शन हो गया कौन हो गया बेटा? cos x, तीसरा फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू tan x, और चौथा फंक्शन हो गया cot x, पांचवा फंक्शन हो गया बेटा sec x, और सिक्स्थ फंक्शन हो गया बेटा cosec x। अब देखो कुछ हो गया, हालत खराब हो गई। पहले रेंज की बात करते हैं, डोमेन और रेंज की। साइन एक्स का डोमेन जो होता है, यानी x के जगह पे कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो हमेशा किसके इक्वल होगा, मतलब वो डिफाइन करेगा किसी भी r के लिए डिफाइन। और इसका जो रेंज होता है बेटा वो होता है -1 टू, मतलब साइन एक्स की वैल्यू बेचारा -1 से 1 के बीच में घूमेगा। कॉस एक्स का डोमेन होता है r, और इसका जो रेंज होता है दिस इज -1 टू। tan x का डोमेन जो होता है, अगर tan x को मैं कहूँ कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कहाँ पे पाया गया था? tan 90 डिग्री, 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता था। इसको लिखते हैं बेटा r माइनस यूएल प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। और इसका जो रेंज होता है वो r होता है। cot x कहाँ पे नॉट डिफाइंड पाया जाता है बेटा? 0। इसको लिखते हैं r माइनस एन पाई, क्या लिखते हैं बेटा? r माइनस एन पाई व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ भी क्या होगा बेटा? n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका जो रेंज होता है वो किसके इक्वल होता है? सेक एक्स जो होता है उसका डोमेन होता है, जो tan x का डोमेन होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। कोसेक होता है कोसेक एक्स r माइनस एन पाई व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। और इसका जो रेंज होता है -∞ टू -1,
यूनियन क्या होता है 1 से लेके इनफाइनाइट, इसका क्या होता है माइनस इनफाइनाइट टू -1, और यूनियन हो गया यहाँ पे 1 टू इनफाइनाइट। और इसको और ऐसे लिखा जाता है r माइनस माइनस 1 टू 1 ओपन इंटरवल में, इसको लिखा जाता है r माइनस माइनस 1। ये हो गया तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज। इस पे जितनी एक्टिविटी हम करेंगे वो अगले चैप्टर में। और आप लोगों का ग्रुप जो बनाया बढ़िया चल रहा है कि नहीं? बढ़िया सब चल रहा है, खूब बातचीत चल रही है ग्रुप में? बढ़िया काम यस सर, बहुत अच्छा है। बढ़िया काम कर रहे हो, है ना? बाद में इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन फाइट करना है ना? इसे बना के रखना। कौन कौन सा ग्रुप सर? जो मुझे इंफॉर्मेशन देना था वो मैंने चुटकी से दे दिया। ठीक है, छोड़ो ना, जाने दो। पूरे ग्रुप एकला चलो रे, 2 साल तक एकला चलो रे। ऐसा किसी का नहीं होगा कि भाई तेरा एडमिशन आईआईटी दिल्ली में हो रहा है, मेरा एडमिशन डीटीयू में हो रहा है, भाई तेरे चलते मैं आईआईटी पे लात मार देता हूँ, चल मैं डीटीयू चलता हूँ। कोई नहीं करेगा, है? कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं, पहुंच जाते हैं यूट्यूब से। ये ठीक बात है, ठीक है? इससे आप डिस्टर्ब हो, आपके पास एमएसटी ही संभाल नहीं है, सब डिस्टर्ब। मेरे हिसाब से बंद कर देना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। अब 2-4 और ग्रुप में, टेलीग्राम पे इतने सारे ग्रुप हैं, 2-4 ग्रुप में और ज्वाइन हो जाओ, 200 2000 के। कुछ मूवीज वाले भी है, कुछ एथलेटिक्स स्पोर्ट्स वाले भी है, कुछ नेतागिरी वाले भी है। तो क्या लोग पढ़ाई की बात, पीयर ग्रुप लर्निंग जो होता है ना, अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, वो ठीक। अंडर ऑब्जर्वेशन। और बेटा उसको ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप बंद करवाने का सबसे मेन रीजन जो था ना, यही सब था। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के कंप्लेन आए थे, रात रात भर टेलीग्राम पे पता नहीं क्या 2 बजे रात में टीचर को मैसेज भेज दिया, सर सो रहे हो क्या? ना भैया पतंग उड़ा रहे हैं अभी, अभी अभी तुरंत उठे हैं। थोड़ा ध्यान रखो बेटा उस चीज में। सर हाँ थर्ड बोलो। पॉइंट में क्या लिखा है? कैनेक्स थर्ड लिखा है, पॉइंट डोमेन में ये आर आर लिखा हुआ है, 2n लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है, π/2 लिखा हुआ है, n बिलोंग टू रीजन लिखा हुआ है, सर n पाई n बिलोंग्स टू एंटिटी। सर एक्चुअली मेरा ना नेटवर्क इशू हो गया था, पर थोड़ा सा बता दोगे एक बार? नहीं, इसमें कुछ बताया ही नहीं है बेटा, ये लिखना है। अच्छा बस ये लिखना है, ठीक। हाँ, कुछ बताया नहीं है बेटा। 2n याद करनी है ना? π/2, हाँ अभी याद करना है ना, अभी समझने की कोशिश भी करोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप सीधे जान रहे हो कि हमने समझाया ही नहीं है अभी। अभी समझाया करोगे नहीं। आप? नहीं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। ना का मतलब ना होता है ना। अब यहाँ पे π/2 ही तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना? बस पहले लिख लिया, काम भर के समझा देंगे, काम भर के समझाए बिना Yes, sir, नहीं ठीक है आप। आगे। काम भर के समझाए बिना हम लोग कैसे निकल जाएंगे आगे? ऐसा थोड़ी होता। अरे हो गया भाई, इतना नहीं छापो, इतना छापोगे तो साल में लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो एंगल जो π/2 लिखा हो गया। अब आगे सुन लो, मेरी बात सुनो, सुन लो। पिछले साल जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बात करते थे, तो हमारा सारा का सारा फोकस किस पे रहता था? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री। कभी हमने साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकाला, कभी साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकाला, कभी 45 डिग्री का वैल्यू निकाला, कभी 60 डिग्री का वैल्यू याद किया, कभी 90 डिग्री का वैल्यू याद किया, सब कुछ किया। ठीक है, तो सब कुछ करने के बाद हुआ क्या कि इतना भयंकर तो था नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री को भयंकर डायरेक्शन में बनाने के लिए हुआ क्या कि यहाँ पे एंगल के डेफिनेशन को चेंज किया गया। किसके डेफिनेशन को चेंज किया गया बेटा? एंगल के डेफिनेशन। एंगल का कहोगे सर, एंगल का कौन सा डेफिनेशन? मुझे तो आता ही है।
आप पूछेंगे तो कोई बताएगा नहीं, ये भी इतना ही करेक्ट है। एंगल का रेडियन में डेफिनेशन, कर दिया। एंगल के अरे चुप भाई, चुप भाई, चुप ले, थोड़ा सा चुप रह ले। एंगल का डेफिनेशन क्या किया कि पहले जो एंगल का ज्योमेट्री में जो डेफिनेशन होता था वो होता था इंक्लिनेशन बिटवीन टू रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम, यानी दो रे है, अगर वो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहा है और दोनों के बीच का जो इंक्लिनेशन है दैट इज नोन एज एंगल, उसको अपन क्या कहते थे, एंगल कहते। लेकिन इसने क्या कह दिया कि एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। देखो एंगल का डेफिनेशन कैसे चेंज हुआ, इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन। थोड़ा सा समझ में समझा दे रहे, एंगल का डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये तो इसने कह दिया। और इसके साथ का इफ द रोटेशन is in anti-clockwise direction, then angle is positive। ये कह दिया, ये डेफिनेशन की बात हो रही है। If the rotation is in clockwise direction, then angle is negative। ये दो बात का। तीसरी बात क्या है, एंगल always measure from positive x-axis। You know about the positive x-axis, OX, नोट OX डैश। ये तीन बातें कह दी, तीन बातें लिखो 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 लिखो, समझा देंगे, इसमें समझो मत, समझने लायक नहीं है, लिखो, याद करना। जैसे डेफिनेशन किसी का याद करते हो तो डेफिनेशन, एंगल इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और हमेशा मेजर कहां से किया जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। पहले लिख लो, फिर एग्जांपल दे रहे, फिर उसको समझना, और अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या है उसको समझ, लिखो 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 भाई। आज का दिन सबसे सर अच्छा। आप हाँ बोलो बेटा। सर आपके पास पिछली क्लास के नोट्स का पीडीएफ है सर, वो नोट नहीं हो पाए सारे नोट्स। ये तो गलत बात है ना, ये तो आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। ध्रुव, एक बार ना मुझे मॉडुलस वाला एक बार भेज देना था, मॉडुलस वाला जितने सर कुछ। मॉड्यूलस वाला तो पहले से ही है वहाँ पे टीम्स में सारा। तुमको मैं बात, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जिससे बात कर, मुझे जरूरत है, एक बार देख लो कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, इसी टाइप का क्वेश्चन छूटा होगा, क्योंकि वो बेसिक पिछले क्लास का कोई भेज देना यार, अच्छा से कोई लिखा हो तो पिछले क्लास का। यहाँ तक हो गया भाई, चलो ओके। अब यहाँ पे देखो कि अब यहाँ पे समझो बात को, बात समझना है, इसको लिखने के बाद बात समझना है कि एंगल में ऐसा क्या डेफिनेशन चेंज हुआ कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आर कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक का एंगल। Whenever we are saying r, x का वैल्यू r होगा तो इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का नंबर। -30 डिग्री आज तक सुना है कोई एंगल, -30 डिग्री सुना था, नहीं हाँ सुना। सर। ज्योमेट्री में नो तो सर। यूज ही नहीं करते हैं, और अगर क्वेश्चन में कहीं सॉल्व करते हुए आ भी जाता था तो कह देते थे हमारा कैलकुलेशन ही गलत हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये मेजर Yes, ऑफ sir. डायरेक्शन है। तो अब इसको ध्यान से सुनो, क्या कहा कि जनरली हमारा ज्योमेट्री में जो एंगल होता था, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, आप ध्यान से देखना भाई, उसका क्या होता था, ये एक रे होता था, ये एक रे होता था, और कह देते थे कि इसके बीच का जो इंक्लिनेशन है उसको हम एंगल कह देते थे, यानी ओ ए और ओ बी जो था, ये टू रे है, दोनों के बीच का इंक्लिनेशन को एंगल कहते हैं। ज्योमेट्री ने ये कहा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ने कहा भैया ये एक्सिस बनाओ, कौन सा एक्सिस, ओ एक्स बनाओ। अब क्या करो,
यानी यहाँ पे जो एंगल है, अब इसमें ये मुझे बताओ कि तुम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। तो मैंने इससे कहा कि भाई मैं तो इस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। कह रहा अच्छा इस डायरेक्शन में गए, तो अच्छा ये एंगल हो गया थीटा। तो कोई कहेगा नहीं सर मैं तो इस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर ये अल्फा है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि अभी जो फर्स्ट हमने मेजर किया वो किस डायरेक्शन में मेजर किया, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं हो ना, सामने घड़ी हो उसमें क्लॉक का डायरेक्शन देख लो। क्लॉक का डायरेक्शन ऐसे होता है, सामने वॉच हो, देखो एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा। देखो जहां से निडल जैसे ऐसे डायरेक्ट देखो, अपने सामने में वॉच को देखना, ठीक है। तो उसका जो डायरेक्शन में वॉच का निडल घूम रहा है, अब आप कहोगे सर मोबाइल में मैं टाइम देख रहा हूँ तो उसमें नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वॉच के जिस डायरेक्शन में घूम रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मतलब ऐसे अगर घूमेगा, अब पता नहीं तुम्हें मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे अगर घूमेगा तो क्लॉकवाइज, और अपोजिट घूमेगा यानी क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। इसका जो ये डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज। अगर इधर से हम इधर की तरफ जाएंगे और इधर से इधर, लेकिन शुरुआत हमेशा कहां से होगा बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई बंदा कहेगा कि नहीं सर यहां से नहीं, ये तो निगेटिव, तो हमेशा कहां से शुरू करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब दूसरा बच्चा कहा कि सर यहाँ पे आपको कैसे पता कि एक ही बार में घूम के आए हो आप, यानी इस पोजीशन पे एक ही बार घूम में। अभी आपने क्या बोला कि जो इसका मेजर होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है। अब मान लो कोई बच्चा है वो कहेगा अच्छे सर ऐसे मैं घूम के आ रहा हूं, मैं चाहता हूँ एक डायरेक्शन दो, ऐसे घूमा और ऐसे पहुंचा। अब यहाँ पे अगर इस एंगल को मेजर किया जाए, इस एंगल को अगर मेजर किया जाए तो हम ये देखते हैं कितने कंप्लीट रोटेशन है, हाउ मेनी कंप्लीट रोटेशन, दिस इज द फर्स्ट रोटेशन। कितना एंगल बना बेटा, 360 डिग्री बना। सेकेंड रोटेशन जल्दी से बताओ, सेकेंड रोटेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो प्लस 360 डिग्री, किस डायरेक्शन में मेजर हो रहा है। थर्ड रोटेशन अगर कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे भी क्या आ गया बेटा, 360 डिग्री। और उसके आगे कितना जा रहे हैं, थीटा, तो प्लस थीटा। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 720 डिग्री प्लस थीटा। तो इसीलिए एंगल में अब रोटेशन क्या हो सकता है, जितनी बार मन करे उतनी बार कर सकते हैं, करते सर जाएंगे 70 नहीं होगा सर 1080 108 डिग्री प्लस थीटा 1080 होगा, हो गया 1080 होगा, हो गया 1080, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इसका मतलब ये हो गया कि 1080 प्लस थीटा। अब कहोगे कि सर इसमें रोटेशन में चाहूं तो और बढ़ा सकता हूं, जितनी मर्जी उतना कर सकता हूं, उतना कर सकता हूं ना। तो जितनी मर्जी बढ़ाते जाऊंगा तो यानी ये कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट। यही जो एंगल के डेफिनेशन को चेंज किया उसी से मैथमेटिक्स का एक नया ब्रांच बन गया, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। दूसरी बात जो है, ये एक बात होगी। दूसरी बात है पाई जो लिखते हैं, पाई वो लिखते हैं एंगल रेडियन में। किसी बच्चे ने बिल्कुल ही सही बोला था कि पाई जो है वो क्या लिखा जाता है, रेडियन में लिखा जाता है। तो मतलब वहां पे होता है पाई रेडियन, पाई सी मतलब क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है बेटा 180 डिग्री। अगर पाई बाई 2 रेडियन अगर बोलते हैं तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 90 डिग्री। पाई बाई 3 रेडियन अगर बोलेंगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये इंटर कन्वर्जन है, तो ये जब चैप्टर पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। दूसरा बात जो इंपॉर्टेंट बता, साइन एक्स, यस प्लीज। सर मुझे ये पूछना है कि आपने जो पहला वाला फिगर बताया जिसमें आपने एंगल मेजर किया तो आपने थीटा बताया और उसे फिर नीचे से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी सॉरी क्लॉकवाइज एंटी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया तो माइनस थीटा निकला, माइनस अल्फा निकला। तो सर ये माइनस अल्फा कहाँ से आया, वैसे कुछ नहीं ले, सिंबल नहीं लिया। ABCD में ए कहाँ से है, बी कहाँ से है, सी कहाँ से है। बस ये बताना है कि एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में अगर कोई मेजर करेंगे तो माइनस लिखा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस लिखा जाएगा। ये कि कौन बताता है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, कौन बताता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे एंगल को क्या होगा,
वो पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो नेगेटिव होगा। बस इतनी बात है। अगर मान लो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है अगर एक्चुअल में, तो देखो तुम्हारे दिमाग में कांस्टेंट चल रहा है, हमने एक नॉर्मल सा कोई ले लिया कि अगर इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बेटा, माइनस अल्फा लिखेंगे। अगर मान लो 30 डिग्री है, अगर 30 डिग्री यहाँ पे कोई एंगल है, मान लो यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कितना बनेगा, 330 डिग्री। किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, माइनस 330 डिग्री। तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, कोई बताएगा? ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बता, यानी एंटी क्लॉकवाइज में आप मेजर कर रहे हो, ये बता रहा है। ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है जिससे शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा, रेंज समझ में आए। एक हम सर्कल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं यूनिट सर्कल। क्या नाम रखते हैं बेटा, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होगा, जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा और रेडियस 1 यूनिट। क्या बोला मैंने, जिसका सेंटर कहाँ पे होगा, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे, और उसका रेडियस क्या होगा बेटा, 1 यूनिट होगा। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं 1 यूनिट रेडियस वाला एक सर्कल बना लेते हैं। मान लो ये 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल, ठीक है, जिसका जो सेंटर है मेरे पास, वो सेंटर है भैया ओरिजिन पे सेंटर। अरे आ गया भाई, आज हैंग कर रहा है, पता नहीं इनको क्या हो गया, ये भी दुखी हो गया मुझसे। आपको जुकाम हो गया ना इस कारण? नहीं पता नहीं, पहली बार इतना ज्यादा हैंग कर रहा है, मैं परेशान हो गया आज। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये यूनिट सर्कल है। तो यूनिट सर्कल है तो यूनिट सर्कल का मतलब हमेशा याद रखना, इस सर्कल विथ रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल केस हम कर देते हैं। स्पेशल केस ये करते हैं, अभी देखना कितना मजेदार चीज इससे निकल के आता है, ये बहुत काम का चीज है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो, यूनिट सर्कल है और ये हमारा हो गया ओरिजिन। तो ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, 0,0। ये पॉइंट कितना होगा, जल्दी से बोलो, 1,0 यूनिट सर्कल है। ये पॉइंट कितना होगा, जल्दी से बोलो, 0,1। ये पॉइंट कितना होगा, जल्दी से बोलो, -1,0। -1,0। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,1। और ये हमारा कौन सा एक्सिस है बेटा, दिस इज द एक्स एक्सिस, X axis, दिस इज द Y axis, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, इस समय यहाँ पे हमने, ये कितना लेंथ है, 1 यूनिट है क्योंकि रेडियस है। इस पॉइंट का P का कोऑर्डिनेट हमने x, y ले लिया और इस एंगल को हमने ले लिया थीटा। तो ये लेंथ कितना होता है y, ये लेंथ कितना होता है x। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हो कि नहीं? तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, y/1। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, x/1। जानते हो कि नहीं जानते हो इसे? और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, y/x। तो अगर मान लो इसको मैं ठीक से लिख दूं तो हमारे पास क्या मिल गया कि साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल। कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया बेटा, x के इक्वल। और tan थीटा किसके इक्वल हो गया बेटा, y/x के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको देख समझने में कोई दिक्कत है? बताइए, सिंपल लिखा है। अच्छा, सर वो 1V क्या लिखा था सर वहाँ पे? क्या बेटा, सर ये यहाँ पे 1, ये सर जो लाइन लिखी हुई है सर, ये हाइपोटेन्यूस में सर, ये 1 VML लिखा हुआ है। 1 यूनिट लिखा हुआ है बेटा। अच्छा 1 यूनिट लिखा है, सॉरी। कोई बात नहीं यार, सॉरी। अरे आगे समझोगे, छापे जाते रुक जाओ। अब दिमाग लगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, यानी हमारा P पॉइंट कहाँ पे मूव करेगा, सरकमफेरेंस पे। अब ध्यान से देखो,
थीटा जब 0 डिग्री होगा तो P कहाँ पे आ जाएगा? अगर इसका नोमेनक्लेचर कर दूं मैं ऐसे, A B C, थीटा जब 0 डिग्री होगा तो कहाँ पे आएगा P? ए पे A पे। ए पर आ जाएगा सर। ए पे आ जाएगा। जब थीटा हमारा कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री, तो हमारा ये P घिसक के कहाँ पे आ जाएगा? ए पे आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो साइन 0 Yes, डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल होता है? y के इक्वल। और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है? जल्दी से बोलो, किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। बोलो हाँ या ना? ए का y कोऑर्डिनेट। अरे भाई कोऑर्डिनेट नहीं आता है? यस x सर, यस सर यस सर यस सर। y 0 के इक्वल। यस सर, यस cos sir. 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x के इक्वल हो जाएगा। देखो ना, x के इक्वल, तो यानी किसके 1 इक्वल इक्वल होता है। और tan 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया? y बाई x, मतलब क्या हो गया? 0 हो जाएगा। तो तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 और tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना आता है बेटा? 0 के इक्वल है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? लास्ट पढ़ा है सर, पढ़ा है। लास्ट ईयर ऐसा लगता था कि ट्रायंगल में एंगल 0 अगर हो गया तो ट्रायंगल रहा कैसे? एक्चुअली इसको यूनिट सर्कल से किया जाता है। करते थे ना सर, एंगल 0 हो जाएगा तो ट्रायंगल तो रहेगा ही नहीं। तो वहां पे हम लोग जानबूझ के बताते थे बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, नीचे वाला बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए। सोचो सोचो सोचो, इतना सोचवाते थे कि बाद में कह देता था हाँ हाँ होता है होता है होता है। ठीक है। उस समय अगर इस यूनिट सर्कल को मैं कहूँ तो क्या होगा? उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब देखो इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं। 90 डिग्री की अगर बात करोगे तो P पॉइंट खिसक के कहाँ पे पहुंच जाएगा? बताओ। 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री होगा बी तो पे B पे बी पहुंच। पे अच्छा, B पे पहुंच गया तो थीटा कितना डिग्री हो गया बेटा? 90 डिग्री। वहां पे कोऑर्डिनेट 0,1 है, यही है ना? यस सर। यानी x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? y के इक्वल कौन हो जाएगा सर? cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? जल्दी बोलो। 0 0 हो जाएगा। और tan 90 डिग्री का वैल्यू 1/0। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। कुछ आ रहा है समझ में? 90 डिग्री वाला में क्या हुआ? ट्रायंगल बना, बेस वाला जो P है वो पॉइंट है, वो खिसक 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 के नजदीक आ गया, नजदीक आ गया, नजदीक आ गया। देखो 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 देखो, ऐसा नहीं। इसका जो एक्चुअल है वो ऐसा। समझ में आ रहा है? इसमें समझने में कोई दिक्कत? अगर मान लो वो P जो है, मतलब ऐसा सोचो कि वहां पे 180, थीटा 180 हो जाए तो P कहाँ पे आ जाएगा? बताओ। सी पे पे 180 हो जाएगा, क्योंकि मेजरमेंट हमेशा कहाँ से होता है? यहाँ से 180 हो जाएगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा? C पे। तो देखो C पे जब आ जाएगा तो C का x कोऑर्डिनेट -1,0, तो यानी x का वैल्यू क्या है? -1 और y का वैल्यू क्या है बेटा? 0। अब ये मुझे बताओ कि साइन 180 डिग्री किसके इक्वल होगा बेटा? y के इक्वल होगा, तो 0। cos 180 डिग्री किसके इक्वल हो गया? जल्दी से बोलो, फटाक से बोलो। -1 और tan 180 डिग्री किसके इक्वल हो गया? 0। 0 0/1 0। एक बार और थोड़ा सा घुमा दो ना 270 डिग्री, तब देखो ना क्या आता है। 270 डिग्री घूमेगा तो 180 फिर 90 कहाँ पे आएगा? किस पॉइंट पे आएगा? बताओ जल्दी से। डी पे। सर डी पे आएगा। D पे आ जाएगा तो D का कोऑर्डिनेट क्या है? बोलो साइन जल्दी। थीटा जीरो साइन कॉमा -270 x -1 हो इज जाएगा। इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1। तो क्या हो जाएगा? साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू -1 cos 270 डिग्री इज इक्वल टू 0 और tan 270 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड सर। इसी तरह 360 और आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, क्या यहाँ तक बातें आई समझ में कि ये एंगल वाला कैसे होगा? बढ़ेगा तो किस तरह से बढ़ेगा, चलता जाएगा? अच्छा ये बताओ, साइन थीटा का वैल्यू, रुक जा एक, लिखना है, लिख लो सर थोड़ा सा ऊपर कर दो, एक बार लिख लेंगे। लिख लो, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे।
सर लिख लिया? यस सर। हाँ सर, बताओ सर। सर मैं ना अभी आपसे कुछ रोटेशन के बारे में जो आपने पहले बताया, मैं उससे कुछ रिलेटेड एक चीज पूछना चाहती हूँ। सर आपने बताया था कि अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो एंगल जो होता है नेगेटिव हो जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो एंगल पॉजिटिव हो जाता है। तो पहले जो आपने उधर बताया एंटी क्लॉकवाइज में, तो उसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव बताया था। फिर से एक बार सोच लो। इसका मतलब तुम पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक बार दिमाग में बैठा लो, है? नेगेटिव बताया था, पॉजिटिव बताया था, एक जगह कांटा अटका के वहीं पे बैठ जाओ। किस डायरेक्शन में? वीडियो ऑन करो, वीडियो तो ऑन करती ना, करो ऑन। नोटबुक पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके चैट में भेजो, तब तो देखो कि तुम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे। ओके आपने बताया था, आपने बताया, कहानी शुरू कर दी थी। क्या ऐसा बता दिया था? अरे भाई, अब ये मत कह देना कि मतलब क्या क्या बताया। ये किस डायरेक्शन, ये इधर का डायरेक्शन कौन सा है? इधर का डायरेक्शन कौन सा है? कौन सा डायरेक्शन लिया मैंने? ये कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सा Anti- डायरेक्शन? ये कौन सा डायरेक्शन है? ये कौन सा? क्लॉकवाइज। कहाँ पे तुमको एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव नेगेटिव दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? कहाँ नेगेटिव दिखाई दिया कहीं पे नेगेटिव? नो सर। ओके सर, क्लियर हो गया। ये जबरदस्ती, ये ठीक नहीं था। आवाज थोड़ा सा भारी भरकम है, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। यानी हमारे मन में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो क्लियर होना चाहिए। भाई ऐसे मेरा हाथ है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घुमा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में घूम रहा है बताओ? अब पता नहीं वीडियो में। सर आपके लिए क्लॉकवाइज है, अच्छा, तुम्हारे लिए? सर एंटी हमारे लिए भी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। और मैं एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा था। सर ये सर हमारे लिए क्लॉकवाइज था सर, वो हमारे लिए क्लॉकवाइज था। तो उल्टा बोल रहे हैं सर यार। हमारे लिए सर वो क्लॉकवाइज है। मिरर इमेज हो गया ना, Yes, sir. मतलब इनवर्स हो गया, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हो गया ये भाई एक सीधी बात है, मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मान लो राइट टू लेफ्ट में जाऊंगा, मैं राइट हाथ में पेन पकड़ हाथ में, राइट हैंड से देखो, ऐसे करके देखो, यहां से एक ऐसे पकड़ा है, यहां से या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। अगर तुम ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है, ऊपर देखो, सामने रखो ऐसे, अगर तुम ऊपर की तरफ मूव करते है, एक पॉइंट को फिक्स कर ले, एक पॉइंट को फिक्स कर। अगर तुम ऊपर की तरफ मूव करते हो, तो इसका मतलब किस डायरेक्शन में घूम रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और अगर नीचे की तरफ मूव करते हो, यानी एक सिंपल सा, सामने घड़ी एक खरीद लेना और उसमें देख लेना कि कैसे मूव करेगा। देखो वॉच देखोगे ना, तो वॉच ऐसे मूव करता है। अब यही चीज तो इसमें दिक्कत होती है थोड़ी सी, इसमें सामने वाले को मैं ऐसे दिखाता हूँ तो उसको ऐसे दिखता है, मतलब उल्टा दिखता है। ठीक है, कैमरा इमेज में लेता है। हम यहाँ पे ये कोर्स करने बैठे हुए हैं किस में लेता है? ये 2 साल हो गया। अब मुझे पता है, पिछले साल सिखाते तो मैं तुम्हारा वेलकम करता, पिछले साल बच्चों से मैं पूछता था भाई कैसे करूं, मेरे को शेयर करने नहीं आते, बच्चों ने सिखाया, थैंक्स टू दो चैन। अब हो गया, वो जमाना बीत गया बेटा, आगे निकल गया। हमें जितनी जरूरत है, सामने आपको बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है वो करेक्ट है। बोर्ड पे आपको, अगर मान लो हम एक सिंपल सा है, एक डायग्राम से अगर देख ले, तो अगर मान लीजिए ये हमारा सपोज कीजिए दिस इज द एक्सिस, this is another axis, here is a ray, अभी तो उल्टा रे बन गया, कोई बात नहीं, जाने दो, जो भी बना जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। here is a ray, इसको देखते हैं, ये एक रे बना, ठीक है। अच्छा, अगर हम मेजरमेंट इसका
अगर यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करेंगे, अगर इस डायरेक्शन में करते हैं, ये डायरेक्शन कौन सा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसका मेजरमेंट अगर अपन इस डायरेक्शन में करते हैं तो ये जो मेजरमेंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, इधर डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये होगा पॉजिटिव, और इधर डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये होगा नेगेटिव। नेगेटिव। तो अभी जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, अभी जिस पेज पे हम लोग थे, अगर मैं 180 डिग्री की बात करूं तो हमने ऐसे मेजर किया। किस डायरेक्शन में मेजर किया बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में। और फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या पे पहुंच गए बेटा? 270 डिग्री। 200 से, तो इसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, इसमें ज्यादा नहीं तामझाम करना। ओके भाई, ये लिख लिया? यस सर। यस सर। अच्छा, जैसे यस सर। अब यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, साइन एक्स का वैल्यू किसके इक्वल है? वाई के इक्वल है। बताओ वाई का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है? बताओ वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा? फिर -1 to 1 -1 to 1। So that is why range is -1 to 1. that is why range is -1 to 1. What is value of cos x? -1 से लेके 1 तक। What is the value of cos x? X. And what is the X. extension of x? Extension of x कहाँ से कहाँ तक? So So that is why -1 to the 1. range of cos x is -1 to 1. Isn't it? What is the Yes. value of tan x? Y upon x? It can take any value. Y बड़ा छोटा, x बड़ा छोटा. रियल वैल्यू। तो इसका मतलब all r. Yes. That All is a r. minus infinite to infinite. Cot theta is just reciprocal of this. This is also minus is equal to क्या हो जाएगा बेटा? R लेगा, x upon y लेगा, तो ये भी कहाँ वैल्यू लेगा? R. अब एक बात जो है, यानी आपने समझ लिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी x के y के इक्वल है, और y का एक्सटेंशन ही -1 to 1 है। तो साइन थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होगा? -1 से 1 के बीच में। और साइन थीटा का जो पूरा वैल्यू निकल के आता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं ना। कॉस थीटा का भी रेंज क्या होगा? -1 to 1। अब मुझे ये बताओ क्या बताते तो हो नहीं तुम लोग, खाली क्वेश्चन पूछते हो। साइन थीटा की वैल्यू अगर -1 to 1 है तो 1 बाई साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? -50 से लेके -1 to 1 तक -1 तक यूनियन Union 1 से of लेकर one and to 1 to infinity। और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? cosec तो cos Cosec थीटा। थीटा। तो दैट इज कोसेक थीटा का रेंज क्या है? यही है कोसेक थीटा का रेंज। माइनस आया समझ में? और cos थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है? -1 to 1। तो 1 बाय cos थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? माइनस इनफाइनाइट टू -1, यूनियन क्या हो गया? 1 to इनफाइनाइट। देयरफॉर sec थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बेटा? माइनस इनफाइनाइट टू -1, यूनियन क्या हो गया बेटा? 1 to इनफाइनाइट। तो आई थिंक यू पीपल आर क्लियर अबाउट द रेंज। रेंज में कोई दिक्कत है? क्लियर अबाउट द रेंज कि साइन थीटा क्या हो गया? y का वैल्यू कहाँ? -1 से 1। cos थीटा क्या हो गया? x का वैल्यू -1 से 1। tan थीटा क्या हो गया? y by x, इट कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। cot थीटा इज इक्वल टू x by y, इट कैन टेक एनी वैल्यू। Whenever we are talking about cosec theta and sec theta, we just take the reciprocal of sin theta and cos theta. Okay. Now, डोमेन में कुछ पार्ट लिखा हुआ है। डोमेन में कुछ पार्ट लिखा हुआ है। तो अभी मैं तुम लोगों से अगर एक बात पूछूं कि सर जी ये मुझे बताओ कि tan थीटा किस किस एंगल पे नॉट डिफाइंड आया था? एक तो 90 डिग्री पे आया था और एक 270 डिग्री पे आया था। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे आया था। तो whenever we are talking about 90 degree and 270 degree, these are the odd multiple of 90 degree. 90 into 1 और 90 into 3. तो ऑड नंबर कैसे लिखा जाता है? ऑड नंबर किस तरीके से लिखा जाता है बेटा? 2n + 1। तो दैट इज 1 के फॉर्म। जहां पे डिफाइन नहीं होगा, जिस प्लेस पे ये डिफाइन नहीं होगा, तो इसका मतलब वो डेफिनेशन जहां पे डिफाइन नहीं होगा वो क्या होगा? वो डोमेन में होगा। डोमेन में तो वही होगा ना जहां पे फंक्शन डिफाइन हो। और 90 डिग्री को अपन क्या लिखते हैं? π/2। 90 डिग्री को क्या लिखते हैं? π/2। तो दैट इज व्हाई
tan थीटा वाला tan x का रेंज देखिए, वहां पे लिखा है R में से वो सारे पॉइंट हमने हटा दिए जहां पे नॉट डिफाइंड है। तो नॉट डिफाइंड कहां पे था? 90 डिग्री, 270 डिग्री, फिर 450 डिग्री, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे होगा। ऑड को कैसे लिखते हैं? 2n+1, और 90 डिग्री को कैसे लिखते हैं? π/2। तो इसीलिए लिखा हुआ 2n+1 into π/2। I hope this is clear to you now. यस सर। cot Yes, थीटा sir. Yes, sir. cot थीटा कहाँ नहीं डिफाइन होगा? एक तो 0 पे नहीं डिफाइन होगा और 180 डिग्री पे नहीं डिफाइन होगा। 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं? पाई। तो इसीलिए लिखा हुआ r माइनस एन पाई, n का वैल्यू 0 1 2 3 इंटीजर लिखा हुआ है, तो 0 और पाई पे नहीं डिफाइन होगा। सिमिलरली सेक थीटा 90 पे नहीं डिफाइन होगा, तो वहां पे 2n+1 π/2 लिखा हुआ है। कोसेक थीटा किस पे नहीं होगा डिफाइन? 0 पे नहीं डिफाइन होगा, इसीलिए वहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा? n पे लिखा हुआ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ कि व्हाई इट इज रिटन 2n+1 π/2, बिकॉज जब हमने यूनिट सर्कल को देखा उससे हमें ये पता चल गया कि 90 डिग्री, 270 डिग्री, इन सब चीजों पे फिर एक बार घूम के आओगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, 270 डिग्री, फिर ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा? बताओ 450 डिग्री, फिर नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, बोलो 630 डिग्री। तो क्या होगा? 630। 90 डिग्री हो गया तो 90 into 1, 270 हो गया तो क्या हो गया? 90 into 3। ठीक, फिर कौन सा आएगा? 90 into 5, फिर कौन सा आएगा? 90 into 7, फिर कौन सा आएगा? 90 into 9, फिर कौन सा आएगा? अगर उल्टा डायरेक्शन में घूमेंगे, उल्टे डायरेक्शन में कहोगे सर उल्टे डायरेक्शन में अगर घूमना शुरू करोगे तो -90 आएगा, -270 आएगा, तो -1 into 90, -3 into 90, -5 into 90, -7 into 90. So these are the odd multiple of π/2. That is why it is written डोमेन में, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, ये क्लियर है बेटा? इसमें कोई दिक्कत है? तो आपने क्या सीख लिया? डोमेन sin x का। अब जल्दी से फटाक से याद कर लेना। अब इसके बाद नहीं, sin x का डोमेन क्या हो गया? किसके इक्वल हो गया? r के इक्वल। cos x का डोमेन क्या होगा? r के इक्वल हो गया। tan x का डोमेन r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और cot x का क्या हो गया? r माइनस n पाई, where n belongs to integer। sec का क्या हो गया? sec x का क्या हो गया बेटा? r माइनस 2n+1 π/2। cosec का हो गया r माइनस n पाई। तो इस तरह से आपने इसके डोमेन कर लिए। अगर रेंज की मैं बात करूंगा तो sin x का रेंज क्या होता है? -1 to 1। cos x का रेंज क्या होता है? -1 to 1। उसी तरह tan x का रेंज क्या होता है? r, एवरग्रीन। और cot x का रेंज क्या होता है? cot x का रेंज भी r होता है। और sec x का क्या करना? sin का रेसिप्रोकल याद रखना, -∞ to -1, यूनियन 1 to ∞। और cosec x, तो देखो दो ऊपर का दोनों सेम है, फिर बीच का दोनों सेम है, फिर नीचे का दोनों सेम है। तो there are different pattern to memorize this thing. Okay, now 3 बातें बताई जाएंगी, फंक्शन पढ़ेंगे तो पहला हमारा क्या हो गया? पहला हमारा क्या हो गया बेटा? डोमेन, रेंज और फंक्शंस के बारे में हमने जान लिया। अब आगे की बात करते हैं। अगले लिखो, ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब ये अगले चैप्टर में नहीं बताएंगे, जितना बताते जाते हैं उतना करते जाओगे। ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि फिजिक्स वगैरह में काम आ जाए। ठीक है, ये हमने लंबा सा लाइन ड्रॉ कर लिया और इसको हमने एक्स एक्सिस कह दिया, और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब sin x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बड़े ध्यान से देख लो। इसका ग्राफ जो होगा ये मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा बेटा? मैक्सिमम इसकी वैल्यू कहाँ पे जाएगी? बताओ जल्दी से। मैक्सिमम इसका वैल्यू कहाँ तक जा सकता है? 1 तक जा सकता है। फिर 1 to और मिनिमम कहाँ पे आ सकता है? -1 तक। -1। ठीक है, ओके।
तो ये हमारा 1 और -1 तक आ गया। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते, फटाफट ड्रॉ करो। 0 पे, 0 से ये शुरू होगा, π/2 पे जाएगा, सबसे ज्यादा होता है 1, फिर ये वापस आएगा और इस तरीके से नीचे आएगा, ऐसे जाएगा, और इसी लूप को ये बार बार क्या सर, करेगा, इस side- रिट्रेस करेगा, ठीक है। ये 0 होगा, ये पाई होगा, ये 2π होगा, ये -π होगा, -2π होगा, जहाँ पे ये मैक्सिमम मिल रहा है वैल्यू, ये वाला पॉइंट होगा π/2, ये वाला पॉइंट होगा 3π/2, और जिसको 270 डिग्री भी कहते हैं, ये वाला हो जाएगा बेटा -3π/2। ये जो ग्राफ है y = sin x का ग्राफ, ठीक है। ओके, अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि सर ठीक है 0 से पाई में तो ठीक है, सब कुछ सही दिखा, कि नीचे कैसे चला गया, नीचे गया, x एक्सिस के नीचे गया, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए। ये x एक्सिस है हमारा, और ये हमारा क्या है बेटा, y एक्सिस। अब इसको ध्यान से देखोगे, कहाँ गया भाई हमारा यूनिट सर्कल, इसमें मैं ऐसा करता हूँ, ये तो हटा, इतनी बातें तो आपको मालूम है, बोले हाँ या ना, ये हटा दिया। यस सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो P है तो ये x, y है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, बोलो हाँ यार। इस क्वाड्रेंट में अगर है तो क्या होता है, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इतना तो मुझे आता है, और ये प्लस और पॉजिटिव नेगेटिव प्लस नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई, यस आ सर। गई बात समझ में। यस सर। अच्छा, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, जल्दी से बोलो, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो y के y के इक्वल। y y y पॉजिटिव यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे मिलता है, यानी 0 से लेके पाई के बीच में जो होगा वो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इसमें पॉजिटिव होता है, साइन थीटा इसमें भी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे y क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसमें साइन थीटा क्या होगा बेटा, <0, और यहाँ पे भी साइन थीटा क्या होगा, <0, तो नेगेटिव होगा। इसीलिए पाई से 2π के बीच में अगर तुम ग्राफ को देखोगे तो ये पाई से 2π के बीच में नीचे उतर रहा है, देखो पाई से लेके 2π के बीच में ये फिर से क्या हो जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है बेटा, बोलो हाँ या ना। इस सर जा रहा है। ये हाँ सर। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर वो आ जाएगा ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर पिछले पार्ट को देखें, जैसे ये 2π को क्रॉस करेगा, फिर ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर पॉजिटिव, फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो ऐसे ये सर्कल में घूमता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ था वो किसका था, साइन एक्स का, ठीक है। एनीथिंग एल्स, जल्दी से लिखो। नेक्स्ट ग्राफ कॉस एक्स, कॉस एक्स के ग्राफ, इसमें भी हमें क्या करना है, ये किसका था बेटा, साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ। कॉस एक्स का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। cos x का ग्राफ यहाँ से क्यों शुरू होता है, क्योंकि 0 पे वैल्यू 1 होता है, ठीक है। धीरे धीरे इसका वैल्यू कम होता है, ये वाला पॉइंट π/2 है, ये वाला पॉइंट होगा 3π/2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5π/2। ये जहाँ पे ये मुड़ रहा है वहाँ पे आ जाएगा पाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो, और 2π, यहाँ पे हो गया तुम्हारा -π, यहाँ पे हो गया -2π, ये तुम्हारा हो गया -π/2, ये हो गया -3π/2।
ये ग्राफ किसका है बेटा? किसका ग्राफ हो गया बेटा? जल्दी से बताओ बेटा इसे। y equals cos x. ठीक है, ठीक है साहब जी। ठीक है सर, इसका टेस्ट कब है तुम लोगों का? इस फंक्शन वाला टेस्ट कब है सर? 18 से लेकर 21 के बीच में है 21 नहीं अंकित करता हूँ उस सर, अब टाइम 20 हो गया, मैसेज आया था कि अब टेस्ट विंडो 48 आवर्स की कर दी उन्होंने। किसने टेस्ट विंडो 48 आवर्स? अंकित सर ने? सर आकाश टीम ने, अंकित सर ने ही हमें नोटिफाई किया है ये। हेड ऑफिस है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ओके। उसमें कहाँ तक आ रहा है जल्दी से बताओ? पूरा आ रहा है चैप्टर? चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन। तो ये हो गया, तो ग्राफ तक है। कोई बात नहीं बेटा, जल्दी जल्दी करके क्या, कोई बात नहीं, डोंट वरी। ठीक है, ये हो गया tan x cot x एंड sec x का ग्राफ, यानी रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्री वाला ग्राफ है वो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस। ओके, नाउ सर अब क्या हो गया? तो इसके ग्राफ प्लॉट करने को बोलेगा कभी एग्जाम में? हाँ, ओके सर। थैंक यू। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में मेनली हमें डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करना था। डोमेन और रेंज को हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो अगला है जिसको हमें पढ़ना है, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड सेकेंड जो है लॉगरिथमिक फंक्शन। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो के ग्राफ देखने थे। हाँ बस अभी दो के ग्राफ देखते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो ध्यान से देखो। सबसे पहले हेडिंग डालो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x। इसको डिफाइन कैसे किया गया? डेफिनेशन में क्या क्या रहेगा? a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं होगा और a जो होगा वो ग्रेटर देन 0। ये इसका डेफिनेशन है। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज तुमने बहुत सारा सीखा होगा। a रेज टू द पावर x इंटू a रेज टू द पावर y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x प्लस 1। दूसरा है a रेज टू द पावर x अपॉन a रेज टू द पावर y इज इक्वल टू क्या होता है? a रेज टू द पावर x माइनस 1। ये सारा सीखा हुआ है। a रेज टू द पावर y इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? a रेज टू द पावर x। a रेज टू द पावर 0 किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के। ओके, तो ये इसका हमारा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे हो गया जहाँ पे a ग्रेटर देन 0 होगा और a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड दीज आर द सर्टेन प्रॉपर्टीज। नाउ इफ 0 रेज़ टू पावर 0 इसके इक्वल होगा? इंडिटरमिनेट फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म। पहले बगल वाले से ही पढ़ लो। तुम बार बार इधर उधर क्या देखते रहते? क्लास में क्यों नहीं रहते थे? या फिर बगल वाले को सामने बैठा तो उसी को पढ़ा दूंगा। सर वो बुक था बगल में। जी, कोई बात नहीं, तुम मेरी बात नहीं करो। जिसको मैंने कह दी उसको समझ में आया। 0 रेज टू द पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म, लिमिट से।
अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारी बात है कि यहाँ पे ये जो है वो 2 पार्ट्स में इसको डिसाइड करेगा। व्हाट आर द 2 पार्ट्स? देखो ध्यान से, 2 पार्ट्स इसके क्या है। अगर मैं कहता हूँ a ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1, तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा कि 0 इज लेस देन a इज लेस देन। एक तो ये इंफॉर्मेशन आएगा। सेकेंड इंफॉर्मेशन, सेकेंड जो आएगा वो आएगा 1 इज मतलब a इज ग्रेटर देन। इसके अकॉर्डिंग हम पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ से हम इसके डोमेन और इसके रेंज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर लिख लिया हो तो आगे चलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ यही सब आगे चल के ग्राफिकल सर वो पहले वाली प्रॉपर्टी कैसे लिखी है आपने? पेन से a raised to the power x into a raised to the power सर y। ये वाली नहीं सर, इधर 2 पार्ट्स के अंदर। पहली वाले अगर मैं कहता हूँ, यहाँ पे देखो ना, कहता हूँ कि a जो होगा ये 0 है, कह रहा है a जो है वो 0 से ग्रेटर है, ठीक है, और a किसके इक्वल नहीं है? 1 के इक्वल नहीं है। तो यानी a की वैल्यू एक तो इस इंटरवल में मिलेगा और एक इस इंटरवल में मिलेगा। तो पहला हमने पार्ट इसको कैसे डिसाइड कर लिया? 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1, और दूसरा पार्ट क्या कर लिया बेटा? a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ठीक है सर। इसके अकॉर्डिंग मतलब कैसा दिखाई देगा? देखो एग्जांपल के साथ देख लो। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर x, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है मान लो 2 रेज टू द पावर x, y इज इक्वल टू मान लो लिखा हुआ है 4 रेज टू द पावर x, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है मान लो 1/3 रेज टू द पावर x एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 1/2 को जब हम चेक करेंगे तो ये 1/2 हमारा 0 और 1 के बीच में, यानी ये जो बेस है, बेस पे कंस्ट्रेंट क्या है बेटा? बेस पे कंस्ट्रेंट है a क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, और a क्या होना चाहिए? 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 0 से एक a की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, और एक वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन। ओके बेटा? ओके यस सर। यस सर। सर एक बार ग्राफ यस सर। नाउ ग्राफ ऑफ exponential function। ओके, ग्राफ ड्रॉ करने का क्या होता है कि सबसे देखो एक बेसिक सा बताते हैं। ये बेसिक सा हम लोग पिछले से क्लास से सीख के आए। बेसिक में होता है क्या कि सर्टेन फ्यू पॉइंट्स लोकेट करते करते ग्राफ ड्रॉ करना। फ्यू पॉइंट्स लोकेट करते करते, मान लो सपोज करो y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना। अब यहाँ पे क्या होगा? अब कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, वैल्यूज ठीक है। यहाँ पे हो गया मान लो ये हो गया x, ये हो गया y। x का वैल्यू हमने 0 ले लिया तो y का वैल्यू किसके इक्वल हो गया? 1। x का वैल्यू 1 लेंगे तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो गया? 2। x का वैल्यू 2 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 4 के इक्वल। x का वैल्यू 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 के इक्वल। x का वैल्यू 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 के इक्वल। ये सुन लो। यस सर। उसी तरह मान लो -1 ले लिया तो किसके इक्वल हो गया? 1/2। -2 लिया तो किसके इक्वल हो गया? 1/4। -3 लिया तो किसके इक्वल हो गया? 1/8। -4 लिया तो किसके इक्वल हो गया बेटा? 1/60। बस इतना काफी है। अगर इसको मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तो ध्यान से देखो। दिस इज द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो बस नीचे से ही ड्रॉ करो। ओके, क्लियर यहाँ तक? ये क्लियर है बेटा? ऐसे ले लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। यहाँ पे हमने कौन कौन सा x का वैल्यू लिया है बेटा? 0 लिया है, और क्या लिया है बेटे? जल्दी से बताओ। 1, और क्या लिया है बेटा? 2, और क्या लिया है बेटा? 3, और क्या लिया है बेटा? -1, -2, -3 and -4। -4। पैरेलली ग्राफ ड्रॉ करो। 0 के इसका वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट क्या लोकेट होगा बेटा? 0,1। y एक्सिस पे। तो ये क्या हो गया? 0,1 पे कितना वैल्यू है? जल्दी से बोलो। 2।
1,2 2 पे इसका कितना वैल्यू है? 4 1,2 2 पे वैल्यू 4, तो ये हो गया 2 पे वैल्यू 4, तो ये क्या हो गया बेटा 2,4। 3 पे वैल्यू कितना है? 8 तो ये क्या हो गया 3, 4 पे इसका वैल्यू क्या है? 16 काफी ऊपर की तरफ जाएगा। यस सर 4,16। यस सर। ठीक है, उसी तरह अगर मैं इधर की तरफ करूं, 1 पे -1 पे वैल्यू क्या है? 1/2। हाफ यहाँ पे 1/4, फिर क्या है बेटा 1/8, फिर क्या है 1/16। इसका ग्राफ अगर देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या हो रहा है? छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है ना भाई, बोलो हाँ या ना? और राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या हो रहा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रेटर होता जा रहा है, काफी बढ़ता तेजी जा से रहा है। इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही हो रहा है। अगर इसको एग्जैक्टली ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो इसको क्या करते हैं? ऐसे लाइन को हम स्केल से तो नहीं ड्रॉ करते, इसको हम क्या करते हैं? फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं। ओगिव करके बनाया होगा, ओजाइव, ओगिव, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, उसमें क्या करते हैं? फ्री हैंड, हाँ फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह ज्वाइन करेंगे। तो अगर मैं इसको अगर नॉर्मल नेचर में ड्रॉ करूं तो नॉर्मल हमें ऐसा दिखाई दिया कि सर जी इसका ग्राफ जो होगा ऐसे आएगा और 1 तक जाएगा और इसके बाद ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर देंगे। तो ये ग्राफ किसका हो गया बेटा? 2 x का। यहाँ पे ये जो बेस है 2 क्या है बेटा? ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? a इज ग्रेटर देन 1। इस ग्राफ को देख के अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन इसका क्या होगा? जल्दी से बोलो फटाक से, व्हाट विल बी द डोमेन? All real number. What is the range? सर 0 पे ओपन और फिर इंफिनिटी। 0 to infinity। ठीक है, तो a रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर x जो है उसका डोमेन क्या हो गया? r, और रेंज क्या हो गया बेटा? 0 से इनफाइनाइट। सेकेंड एग्जांपल किसका लेंगे? 5 मिनट रुक के जाना है। ये ग्राफ आया समझ में? यस सर आ यस गया। सर। अगर मान लो y इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर मैं x लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर -x, ऐसा होगा। बोलो हाँ या ना? ये तो जानते हो ना। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज लेते हैं, यहाँ पे x लेते हैं, यहाँ पे y। 0 लेंगे तो 1 आएगा, 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2, 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4, 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/8। इसी तरह -1 लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 2, -2 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, और -3 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। इस बार का सिचुएशन क्या है कि सर राइट हैंड साइड में छोटे वैल्यूज आ रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है बेटा? लार्जर वैल्यू आ रहा है। तो ये क्या होगा? यहाँ पे क्या है? y इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर x का ये ग्राफ है जब हमारा 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1 है। तो इसके केस में हमें ऐसा कर्व मिला। इसका डोमेन क्या मिला सर? जल्दी से बताओ, व्हाट इज डोमेन? डोमेन हमारे पास r मिल गया। और व्हाट इज द रेंज? रेंज में y का वैल्यू से मिला 0 से इनफाइनाइट। माइनस कहाँ दिखाई दे रहा है? सर वो y का वैल्यू इतना ही दिखाई देगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x अगर फंक्शन है तो इंपॉर्टेंट बात लिख लो। क्या क्या डेफिनेशन में होता है? जल्दी से बोलो फटाक से। डेफिनेशन में क्या क्या होता है? फर्स्ट पार्ट क्या होता है? जल्दी से बोलो सर x is sorry a Sir, is a is greater greater than 0, a is not equal to 1, अच्छा, डोमेन क्या होता है? हमेशा डोमेन रियल होता है नंबर और रेंज क्या होता है? जल्दी से 0 बोलो। से इंफिनिटी दोनों पे ओपन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया बेटा? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। एक बार पीछे वाला ग्राफ सिखा। थैंक यू सर यहाँ तक ही पढ़ना है ना आज। एक डाउट है सर कल आप क्लास लोगे? नहीं बेटा, तबीयत ठीक नहीं है। ओके सर लोगरिथम फंक्शन अगली क्लास में पढ़ाओगे? सर पीछे वाला ग्राफ एक जो वैल्यूज फॉल हो रही है सर। क्या एक साथ इतने क्वेश्चन का जवाब तो रजनीकांत ही दे सकता है। सर आपने नोट्स का बोला था सर, भेज देगा। सर लीव कर दे, फिजिक्स की क्लास अभी हमारी। सर
कर दो, किसने रोका? सर एक बार पीछे वाले ग्राफ दिखाई ना सर। हाँ, पहले इसको खत्म हो जाना। सर एक्सरसाइज से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इस केस में y is equal to 2 raised to power x है, तो इस केस में जब x की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब 0 को अप्रोच करेगी, तो ये कभी 0 पे टच नहीं करेगा ग्राफ। इनफाइनाइट कौन सा नंबर है भाई? सर इनफाइनाइट नंबर्स थोड़ी ना है। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर वही है, कोई नंबर होगा तब ना 0 पे टच, 0 पे टच करेगा तो वहां पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, 0 के क्लोज जाएगा। इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो वो 0 के क्लोज जाएगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। जैसे 1 रखा तो उसका वैल्यू 2 आ गया, तो ये एक पॉइंट आया। तो इनफाइनाइट कौन सा नंबर है? कोई नंबर तो है नहीं। तो जैसे जैसे x इनफाइनाइट के तरफ जाएगा तो ग्राफ किस 0 के तरफ जाएगा। तो इसमें 0 के इक्वल, एक तरफ कह रहे हो तरफ जाएगा, दूसरी तरफ इक्वल कर दे रहा। यस तो दो अलग अलग घटना है ना। यस सर, लॉजिक तो सेम लगेगा ना। यस सर। if x tends to infinite तो 1/2 raised to the power x tends to 0, not equal to 0, tends to 0 ना, उसके तरफ जाएगा ना। यस That is why 0 पे ओपन है, because you don't know about infinite। तो we also don't know about कि उस infinite पे जब पता ही नहीं है, मान लो पता ही नहीं है, तो वहां पे 0 पे कहाँ जाएगा? tends to 0, उसको is equal to 0 लिखते हैं। वो जो है ना, ये जहां से आप पूछ रहे हो ना, वो लिमिटिंग कंसेप्ट है। या तो आपने पहले से पढ़ा है या फिर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। बिल्कुल नहीं पता सर। हाँ, तो बिल्कुल नहीं पता है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है ना वो सेल्फ क्रिएटेड नहीं है, वो मन में चल रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो कोई चीज अगर मान लो, अगर कोई x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 है, x अगर 1 के तरफ टेंड होगा तो x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 2 के तरफ जाएगा। जब 1 के इक्वल हो जाएगा तो वो 2 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसके केस में क्या होता है, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। इनफाइनाइट कहाँ पे है पता ही नहीं है, पता नहीं। इनफाइनाइट में पहुंच ही नहीं सकते, तो वो भी 0 के तरफ जाएगा। तो दोनों में सेम लॉजिक लगाते हैं। मैथमेटिक्स में बेईमानी नहीं करते, चीटिंग नहीं करते। एक को कह रहे हैं कि इनफाइनाइट के तरफ जा रहा है, दूसरे को 0 के इक्वल कर दिए, ये चीटिंग नहीं करते। लिमिटिंग केस में लिमिटिंग वैल्यू 0 के इक्वल लिया जाता है, यस वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। सर, मतलब वो 0 को अप्रोच करेगा लेकिन कहीं पहुंचेगा नहीं 0 पे। अप्रोच करेगा और जैसे पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट। यस, अब समझ गए। यस, पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और फिजिक्स में क्या कहा गया, जब सन से रे आता है तो जब फोकस से कोई रे पास होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करता है, तो इनफाइनाइट पे इमेज बनता है। तो इनफाइनाइट खोज के पहले लाओ, वहां पे जाके इमेज देखो। मैथमेटिकल कंसेप्ट है, सेम लॉजिक है। हाँ यस प्लीज। सर इसकी जो रेंज है वो 1 तक जा रही है, तो हम इन्फिनिटी क्यों लिख रहे हैं? 1 तक कैसे जा रही है? आपको y का वैल्यू केवल 1 तक दिखाई दे रहा है। वो कट कर रहा है 1 पे। अरे हद है यार, 1 पे कट कर रहा है तो 1 पे कट करेगा तो वहीं पे हो जाएगा। और ये मान लो, ये अगर मान लो ऐसे है, ये मॉडुलस वाला है, तो ये यहाँ पे 2 पे कट करेगा तो बस 2 तक लिखोगे। ये ऊपर जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये वैसे मजा लेने के लिए जा रहा है ऊपर क्या? फिर 2 to infinite। 2 to infinite। पूरी तरह से पागल हो गए हो। y कहाँ से शुरू हो रहा है? y का क्या बात कर रहे हो यार तुम? गोल गोल घूम के वहीं पे आ जा रही हो। y का वैल्यू यहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। ये इसमें देखते हैं इसमें देखते हैं कि सबसे नीचे वाला पार्ट का है, सबसे नीचे वाला पार्ट का है, सबसे बड़ा वाला पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। कभी बताया था कि y एक्सिस पे जहाँ पे कट करेगा वहीं तक होगा? होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।